नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन किस तरह से विकेंद्रित होके अब देश के अलग अलग इलाकों में जा रहा है। इधर ये आपने खबरें जरूर सुनी होंगी कि दिल्ली की सीमाओं पे जो धरने चल रहे हैं उसमें कुछ तादाद कम हुई है, लेकिन एक उसकी वजह ये भी है कि अब किसान आंदोलन विकेंद्रित हो गया है। एक तो आप देख रहे हैं कि जगह जगह सभाएं हो रही हैं और दसियों हजार से लेके लाखों तक के लोग उसमें आ रहे हैं। तो वो सारे लोग जो पहले दिल्ली पे थे अब अपने अपने इलाके में सभाओं में शामिल हो रहे हैं, और नेता भी जो हैं वो अब निकल गए हैं भ्रमण पे, और जगह जगह वो जाके सभाएं कराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सोशलिस्ट किसान सभा की तरफ से भी पहला पहली जो पंचायत है वो 21 तारीख को यानी रविवार को भरावन, जो हरदोई जिले का एक विकास खंड है, वहां एक विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के मैदान पे ये पंचायत हुई। संख्या तो करीब 500 तक ही थी, लेकिन ये मुझे लगता है अवध में इस किस्म की पहली किसान पंचायत थी जो ग्रामीण इलाके में हुई। क्योंकि लखनऊ में तो भारतीय किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन पंचायतें जरूर हुई हैं, लेकिन उस तरह की पंचायत जिस तरह की ग्रामीण इलाकों में हो रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में, उस तरह की अपनी ये पहली पंचायत थी। और सबसे जो ताज्जुब की बात रही कि पुलिस वहां पे ये पूछने भी नहीं आई कि उस सभा की अनुमति ली गई है कि नहीं। हमने सिर्फ उप जिलाधिकारी संडीला और थाना अतरौली पे सूचना दी थी कि हम ये पंचायत करने जा रहे हैं। इसके मुख्य आयोजक हमारे साथी मुन्नालाल शुक्ला जी थे, जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रवक्ता भी हैं, और मुख्य वक्ता के रूप में श्री एस आर दारापुरी, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी और ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट से जुड़े हुए, उसके मजदूर संगठन से जुड़े एडवोकेट मोहम्मद शोएब, जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के राज्य अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और विशेष अतिथि जो आए थे वो प्रदीप हुड्डा, जो लोक दल यानी चौधरी चरण सिंह की जो मूल पार्टी है उसके हरियाणा के अध्यक्ष, जो आजकल उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अवध से भी किसान निकल के, अवध और पूर्वांचल दोनों, क्योंकि उसके बाद वो बनारस जाएंगे, 7 तारीख को उनकी बनारस में एक पंचायत है, वहां से लोग निकले और दिल्ली आंदोलन में शामिल हों। तो प्रदीप हुड्डा जी हरदोई भरावन की किसान पंचायत में शामिल हुए। इसके अलावा स्थानीय स्तर पे भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी के नेता उसमें शामिल हुए, और सोशलिस्ट पार्टी इंडिया और सोशलिस्ट किसान सभा से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, जिसमें सोशलिस्ट किसान सभा के अध्यक्ष अनिल मिश्रा जी भी शामिल थे। और ये सभा इसलिए भी सफल रही क्योंकि जो 26 जनवरी को पशुओं को लेकर एक कार्यक्रम लिया गया था लाला मोमवई गांव से मुख्यमंत्री के घर तक जाने का, और उसके पहले 25 जनवरी को उन्नाव मियागंज से जो कार्यक्रम लिया गया था इसी प्रकार का, उसकी सफलता के कारण एक तो लोगों में काफी उत्साह था। और उत्तर प्रदेश में हम आपको ये बता दें कि हमने दोनों मुद्दे लिए। हमारे पर्चे पे छपा है, मोदी सरकार किसान विरोधी कानून वापस लो और योगी सरकार खुले पशुओं का प्रबंध करो। तो हम स्थानीय पशुओं के मुद्दे को राष्ट्रीय किसान आंदोलन के मुद्दे से जोड़ते हुए अपनी ये पंचायतें कर रहे हैं। अगली पंचायत हमारी शिवडारा मुरादाबाद में होने वाली है 6 मार्च को, शनिवार को, जिसमें एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सहमति दी है शामिल होने के लिए। ये पंचायत हमारे साथी प्रेम कुमार जी करा रहे हैं सोशलिस्ट किसान सभा की तरफ से। और 7 तारीख को हरदोई में पुनः कछौना बालागंज के इलाके में एक दूसरी किसान पंचायत होगी, जो हमारे साथी रविंद्र कुमार करा रहे हैं, जो सोशलिस्ट मजदूर सभा से जुड़े हुए हैं। तो इन पंचायतों का सिलसिला अब
उत्तर प्रदेश के और अन्य दल भी करा रहे हैं। कांग्रेस है, राष्ट्रीय लोकदल है, आम आदमी पार्टी ने भी तय किया है कि वो भी अपनी पंचायत कराएगी। तो अन्य राजनीतिक दल भी सक्रिय हो गए हैं। 26 जनवरी के बाद आंदोलन का स्वरूप बदला है। अब इसका विकेंद्रीकरण हुआ है। और दूसरी एक जो नई बात देखने में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बहिष्कार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। पंजाब के चुनाव में तो ये हालत हो गई थी कि उनके उम्मीदवार प्रचार नहीं कर पा रहे थे। वहां पे कांग्रेस ने भारी सफलता हासिल की है स्थानीय निकाय के चुनाव में। तो जो स्थिति पंजाब और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री अपनी कोई सभा नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता जो आम जनता को समझाने के लिए जाते हैं कृषि कानूनों के बारे में, ये बड़ी विचित्र बात है कि इतना मजबूत आंदोलन चलते हुए भी, जिसको अब 3 महीने हो जाएंगे 26 तारीख को, भारतीय जनता पार्टी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इन कानूनों में क्या गलती है। वो पूछते हैं उनके नेता कि इसमें क्या काला है, और वो अभी भी जनता को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लगता है कि इस देश की जनता मूर्ख है, उसको समझ में नहीं आता है। और जबकि लोग ये ठीक ठीक समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद पूंजी के प्रभाव में, अडानी और अंबानी के प्रभाव में वो कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। उनको ऊपर से आदेश दिया गया है कि वो जनता को जाके समझाएं। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक शाखा के रूप में चलाना चाहते हैं, जनता को समझाना चाहते हैं, जनता की बात नहीं सुनना चाहते। उनको ये समझ में नहीं आता कि वो जनप्रतिनिधि है और उनका काम है जनता की बात को संसद में रखना, न कि अपनी पार्टी, अपने जो बड़े नेता हैं उनकी बात को जनता को समझाने की कोशिश करना, जबकि जनता समझने को नहीं तैयार है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इस पे अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसा राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल है भी कि नहीं। कहीं ये कोई प्राइवेट कंपनी की तरह तो काम करने वाला समूह नहीं है, जिसमें एक इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी हैं अमित शाह, और ये दोनों उसको एक निजी कंपनी की तरह चला रहे हैं, जिसमें अन्य नेताओं को तो छोड़ दीजिए, किसी सांसद और विधायक की हैसियत नहीं है कि वो कोई सवाल खड़ा कर सके अपने केंद्रीय नेतृत्व के निर्णयों पे। आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता अंदर से परेशान है। वो अपनी बात केंद्रीय नेतृत्व को कहने का साहस नहीं कर पा रहे हैं, और यही वजह है कि सरकार गलती पे गलती करती जा रही है। उसको जमीन से सही प्रतिक्रिया लोगों की नहीं मालूम पड़ रही है। उसे अभी भी लग रहा है कि लोग उसका साथ दे रहे हैं, और इसलिए वो ऊपर से निर्णय को थोपना ही चाहती है, जैसे उसने इस सरकार में सारे निर्णय लिए। आप देखिए, नोटबंदी, जो असल में नोट बदली था, क्योंकि 500 की जगह 1000 रुपए का नोट लाया गया, और बड़े नोट से बड़ा भ्रष्टाचार होता है। या फिर जो जीएसटी है, या उसके बाद उन्होंने कश्मीर के बारे में जो फैसला लिया, नागरिकता संशोधन अधिनियम जो उन्होंने बनाया, या फिर जो लॉकडाउन के समय में 4 घंटे की सूचना पे तालाबंदी को लागू कर दिया और मजदूरों को मजबूर किया कि वो हजारों किलोमीटर पैदल चल के अपने गांव पहुंचे। और अब ये कृषि कानून, और उसके पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन के नियमों में भी इस तरह के संशोधन किए हैं जो निजी कंपनियों के हित में है। ये सारे निर्णय अगर आप उठा के देख लें, तो ये कहीं कोई जनता की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं थी कि ये निर्णय लिए जाए, इस तरह के कानून बनाए जाए। तो भारतीय जनता पार्टी असल में एक राजनीतिक दल की तरह काम नहीं कर रहा है, वो एक कंपनी की तरह काम कर रहा है, जिसमें अडानी और अंबानी की पूंजी लगी हुई है। इस बात को नरेंद्र मोदी छुपाते भी नहीं है। अडानी के जहाज से खुल के चलते हैं, अंबानी के विज्ञापन में वो खुद स्वयं शामिल होते हैं, अडानी के अस्पताल का उद्घाटन करने जाते हैं,
और वो सारी नीतियां जो देश की बना रहे हैं, वो जिस तरह से अडानी और अंबानी का पक्ष ले रहे हैं, अब ये बात किसी से छुपी नहीं है कि ये पूरी पार्टी पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। लखनऊ के का जो हवाई अड्डा है, जो चौधरी चरण सिंह, किसान नेता, शायद देश के एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिनकी पहचान किसान के रूप में है। वो उनकी मुख्य पहचान एक एक राजनेता के रूप में नहीं, बल्कि किसान नेता के रूप में है, जो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। उनके नाम पे जो हवाई अड्डा बनाया गया, अब आप उस हवाई अड्डे में जाएंगे तो वहां पे लिखा हुआ है अडानी एयरपोर्ट्स। तो वो हवाई अड्डा भी अडानी को दे दिया गया। किसान आंदोलन के दौर में भी सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि वो एक किसान नेता का इस तरह से अपमान कर रही है। और ये जो तरीका है जिसमें कि आप पूंजीपतियों से पैसा लेके उनके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि अगला चुनाव भी आपको उन्हीं के पैसों से जीतना है। निर्णय आप वही ले रहे हैं जो पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाले हैं। ये जो हो रहा है देश के अंदर, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये तो राजनीति नहीं है। ये बजट अगर उठा के देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एक मंडी लगा दी है। वो बैंकों से लेके एयर इंडिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, आज सुबह मेरे मित्र आंध्र प्रदेश के रामकृष्ण राजू ने बताया कि विशाखापट्टनम का जो स्टील का कारखाना है वो बेचने की तैयारी है। तो जितने भी सार्वजनिक उपक्रम हैं उनको बेचने के लिए ऐसा लग रहा है इस सरकार ने मंडी लगा दी है। ऐसा लग रहा है कि ये व्यापारियों की सरकार है और इसकी उसको चलाने वाले भी व्यापारी हैं। और नरेंद्र मोदी इस बात को भी नहीं छुपाते हैं। वो तो कह चुके हैं कि वो एक गुजराती हैं और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि व्यापार कैसे किया जाता है। लेकिन इसमें वो धोखा खा गए, क्योंकि इस बार उनका सामना जो है वो पंजाब के लोगों से है। और अरुण शौरी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पंजाब के लोगों का चरित्र ये है कि एक तो ये कि पहले अगर वो कोई बात कह दें तो वो उससे पीछे हटते नहीं है। उनकी आदत जुमलों में बात करने की नहीं है। जो अमित शाह कहते हैं कि हमने 15 लाख हर एक खाते में डालने का जो वायदा किया था वो तो जुमला था, वो तो हमने चुनाव जीतने के लिए कह दिया था। तो पंजाब के लोग जुमलों में बात नहीं करते हैं। वो अगर कुछ कहते हैं तो उस पे वो टिके रहते हैं। और दूसरी बात कि वो हार नहीं मानते हैं, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता है। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों और सांसदों की खरीद फरोख्त करके सरकारों को गिराने का काम किया है, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, और अब पुडुचेरी में, राजस्थान में भी उसने कोशिश की, वो सफल नहीं रही। उसके पहले गोवा में भी इसने यही काम किया। तो ये जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का काम करने का कि बड़ी पूंजी लगाओ राजनीति में और फिर पूंजीपतियों के हित में नीति बनाओ और खरीद फरोख्त करके जहां पैसा झोंक कर आप चुनाव नहीं जीत सकते। ये तो मैंने और बॉबी ने सर्वे किया था कि 2014 के लोकसभा चुनाव में मुख्य पृष्ठ पे लखनऊ के 5 मुख्य अखबारों में मुख्य पृष्ठ पे चुनाव के समय में 93% जो विज्ञापन थे वो भारतीय जनता पार्टी के थे, जिसमें नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई पड़ रहा था। और उसमें कितना पैसा लगाया गया इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। तो पैसा लगा के चुनाव जीतो, जहां पैसे से चुनाव न जीत सको वहां पे विधायकों सांसदों को खरीद लो। ये जो तरीका है काम करने का, ये इस आंदोलन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका जो नेतृत्व है, इस आंदोलन में जो शामिल लोग हैं वो सिख हैं। और सिख जो समुदाय है वो पैसों पे नहीं बिकता है। गुरु गोविंद सिंह ने अपने बच्चों की शहादत दे दी, गुरु तेग बहादुर ने शहादत दी। ये वो कौम है जो अपनी जान दे देगी लेकिन समझौता नहीं करेगी। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी फंस गए हैं, क्योंकि उनका सामना ऐसे समुदाय से हो गया है जो उनके तरीकों में नहीं फंसने वाला है। और सरकार कह रही है कि वो कानून वापस नहीं लेगी,
नरेंद्र तोमर कह रहे हैं कि संशोधन हो सकता है लेकिन कानून वापस नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है, जो सिख हैं, जो हरियाणा के लोग अब आ गए हैं उतनी ही मजबूती के साथ, और इसमें औरतें बच्चे सब शामिल हैं। आज हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट है कि 26 नवंबर से एक सिख परिवार वहां बॉर्डर पे डटा हुआ है। एक 4 साल का बच्चा है और एक 3 साल की बच्ची है। उनको बस इतनी इतनी चिंता है कि बच्चे कहीं बीमार न पड़ जाए, तो वो मच्छरों से उन्हें कैसे बचाया जाए इसका तो प्रबंध कर रहे हैं, लेकिन वापस जाने के बारे में नहीं सोच रहे। तो हम बाकी देश के लोगों को भी इस आंदोलन से और सिख समुदाय की ये जो उनका जज्बा है कि अपनी बात से पीछे न हटने का और अंत तक हार न मानने का, अपनी शहादत दे देने का, लेकिन सही बात पे टिके रहने का, ये मुझे लगता है पूरे देश को उनसे सीखने की जरूरत है। और आज हमारे प्रदीप हुड्डा साहब ने सत्याग्रह सत्र में बताया, जो सोशलिस्ट पार्टी का रोजाना सत्र चल रहा है किसान आंदोलन पे, कि अंग्रेजों ने किसानों को कहा था कि ये ट्राइब है, ये एक कबीला है जो 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 किसान है। तो इस आंदोलन में वो जो कबीलाई एक चरित्र होता है कि अगर कोई संकट आता है तो पूरा कबीला साथ में खड़ा हो जाता है, वो दृश्य दिखाई पड़ रहा है दिल्ली सीमा पे। और जो सबसे अच्छी बात इस आंदोलन की हुई है, ये एक बड़ी उपलब्धि है कि इस देश में जाति के नाम पे राजनीति होती थी। भारतीय जनता पार्टी आई, उसने कहा कि हम जातिवादी राजनीति को खत्म करेंगे और धर्म की राजनीति ले आई। तो जाति की जगह धर्म की राजनीति होने लगी। लेकिन किसान आंदोलन ने जाति और धर्म की राजनीति को हवा में उड़ा दिया है। और मुख्य पहचान इस आंदोलन में जो इंसान शामिल है वो उनके किसान की है। वो उनके न तो सिख होने की है, न उनके हरियाणवी होने की है, न, क्योंकि इस आंदोलन में ये बात सही है कि ज्यादातर इसमें सिख और हरियाणा के लोग हैं, लेकिन पंजाबी और हरियाणा के लोग हैं। लेकिन देश के किसी भी कोने से कोई जा रहा है तो उसका उतना ही स्वागत किया जा रहा है जितना कि कोई पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान आ रहा है, और उनके रहने खाने और सबका प्रबंध किया जा रहा है। तो आंदोलन का जो का जो की जो चेतना है वो राष्ट्रीय है, और इसमें जो पहचान है वो मुख्य पहचान किसान की है। इसमें बिना किसी की जाति, बिना किसी का धर्म पूछे हुए, बिना किसी का वर्ग देखे हुए, क्योंकि इसमें संपन्न किसान के साथ साथ गरीब मजदूर भी जा रहा है। लखनऊ से तो जो हम लोग गए थे, उन्नाव से जो गए थे, वो मजदूर वर्ग ही गया था। और लिंग लिंग का भी कोई भेद नहीं है, महिलाओं की भी बड़ी तादाद है वहां पे। आमतौर पे जब हम किसान शब्द कहते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ पुरुष की छवि आती है। तो इस आंदोलन ने वो सारी जो समाज को बांटने वाली दीवारें थी, जाति, धर्म, लिंग, वर्ग की, उनको तोड़ दिया है। और मुख्य पहचान के रूप में वहां किसान ही स्थापित हुआ है इस आंदोलन में। ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, जिसने इस देश की जाति और धर्म की राजनीति को किनारे लगा दिया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये किसान आंदोलन इस देश की राजनीति की तस्वीर को बदलेगा। आज हमारे प्रदीप हुड्डा साहब कह रहे थे, जो हरियाणा लोकदल के अध्यक्ष हैं, कि पहले लोग जमीनी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते थे और वो साइकिल पे चल के, पैदल चल के, या एक कहीं से कोई वाहन की व्यवस्था करके चुनाव लड़ते थे। लेकिन आज तो नेता उसे माना जाता है जिसकी गाड़ी के आगे भी गाड़ियां हो, जिसकी गाड़ी के पीछे भी गाड़ियां हो, यानी काफिला हो, बंदूक लिए सुरक्षा कर्मी हो। ये जो पूरा एक एक कॉरपोरेट मॉडल आ गया है राजनीति में। अब ये कॉरपोरेट जो राजनीति है, इससे छुटकारा इस देश को पाने का ये एक बढ़िया मौका है जो किसान आंदोलन ने प्रस्तुत किया है। और विचारों की राजनीति फिर से स्थापित हो। ये पैसे वालों की राजनीति, ये जो मौका परस्त राजनीति है, इसको इसको दरकिनार किया जाए। विचारों की राजनीति फिर से स्थापित हो। आम जनता के हितों की राजनीति फिर से केंद्र में आए।
और आम जनता के बीच के नुमाइंदे राजनीति में आए। ऐसा एक अवसर इस किसान आंदोलन ने प्रस्तुत किया है देश के सामने। और हम सोचते हैं, हमारी उम्मीद है, हम चाहते हैं कि इस देश की राजनीतिक तस्वीर बदले। इस देश की विधानसभाओं और संसद में जो पैसे वाले हैं, जो करोड़पतियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो आपराधिक छवि के लोग जाते हैं, इसके बजाय जनता की सेवा करने वाले, जमीनी स्तर पे काम करने वाले कार्यकर्ता चुन के हमारी विधानसभाओं और संसद में जाए, ताकि हमारी देश की राजनीति का चरित्र जो पूंजीपतियों के हित में हो गया है, वो आम जनता के हित में वापस झुके। बहुत बहुत धन्यवाद।